सो इट इज रिलेटेड टू द डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, यानी कि डीआरटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो पार्लियामेंट ने यहां पर जो आरडीडीबी एफआई एक्ट है 1993 में यहां पर स्टैब्लिश किया था, सो एज टू एस्टैब्लिश द डीआरटीज एंड डीआरएटीज। तो यहां पर 1993 में इनेक्टमेंट की गई थी कॉन्सेप्ट की आरडीडीबी एफआई एक्ट की, यानी कि रिकवरी ऑफ डेब्ट ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो एक्ट है 1993 में आया था, ताकि जो डीआरटीज हैं डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स हैं एंड फर्दर डीआरएटीज डेब्ट रिकवरी एपीलेट ट्रिब्यूनल जो हैं इनको सेटअप किया जा सके, जिसके तहत जो भी हमारी जो केसेस चल रहे थे, यानी कि जो डेब्ट ड्यू था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए की तरफ, उसे हम जल्दी से जल्दी निपेट सके, इसलिए यहां पर इनको सेटअप किया गया था। एंड ये पूरे के पूरे इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल है। एंड फर्दर क्या रीजंस हैं यहां पर डीआरटी को सेटअप करने के रिलेटेड, उसको देख लेते हैं। तो सबसे अहम जो रीजन था दैट वाज रिलेटेड टू कि एनपीए काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहे थे, एंड फर्दर इसके साथ जो गवर्नमेंट थी एंड जो मैनेजमेंट है बैंक्स की, उनकी चिंता बढ़ रही थी। तो यहां पर डीआरटी को सेटअप किया गया था, उनको यहां पर इस तरह के स्ट्रक्चर के साथ सेटअप किया गया था ताकि जो भी केसेस हैं रिलेटेड टू द रीसाइक्लिंग ऑफ फंड्स। अब रीसाइक्लिंग ऑफ फंड्स क्या रहता है, जैसे मैंने आपको लोन दिया, अब आप पैसा मेरा वापस नहीं कर रहे हैं, तो वो पैसा मुझे वापस लेना है, मुझे पैसा वो वापस लेना है, मैं कोई ना कोई यहां पर लीगल रेमेडी जो मेरे पास अवेलेबल है उनका इस्तेमाल करके पैसा वापस ले सकता हूं। लेकिन पुराने जो सिस्टम थे, जो यहां पर सिविल कोर्ट्स के सिस्टम थे, उसमें टाइम काफी ज्यादा लग रहा था, तो उसको कवर अप करने के लिए यहां पर डीआरटीज को सेटअप किया गया। एंड फर्दर जो आपको बताया सेकंड रीजन दैट इज रिलेटेड टू सिविल कोर्ट्स टेक अनड्यूली लॉन्ग टाइम टू डिसाइड, सिविल सूट्स में वहां पर रिकवरी करने में टाइम बहुत ज्यादा लग जाता था, जिसके लिए यहां पर एक ज्यादा जल्दी से उनको कवर अप करने के लिए जो डीआरटीज उनको सेटअप किया गया। एंड विद द हाई लेवल ऑफ एनपीएस इंडियन बैंक्स वुड नॉट बी एबल टू अंडरटेक द ग्लोबल ऑपरेशंस। तो ग्लोबल ऑपरेशंस के तहत अगर देखें, चाहे वो कैपिटल मेंटेनेंस के रिलेटेड है, चाहे कैपिटल एडिक्वेसी हो गया, लो ओवरड्यूज हो गया, सुटेबल टेक्नोलॉजी हो गया, हाईली स्किल्ड एंड मार्केट ओरिएंटेड पर्सनल हो गए, इन सभी चीजों के लिए ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी थी कि बैंक्स के पास एप्रोप्रिएट यहां पर लिक्विडिटी अवेलेबल हो। अब लिक्विडिटी कहां से आएगी जब एनपी बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए भी यहां पर सेटअप किया गया था। सो दीज वर द रीजंस। एंड फोर्थ रीजन वर रिलेटेड टू द कमेटी ओवर है। कौन सी कमेटी है? नरसिम्हम कमेटी जो वन है, नरसिम्हम कमेटी वन ने यहां पर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स रिकमेंड किए थे। इन्होंने कहा था कि ऐसे स्पेशल जो ट्रिब्यूनल्स हैं उनको यहां पर सेटअप किया जाए एंड उसको स्पेशल पावर्स यहां पर दी जाए, जिसके थ्रू जो केसेस है उनको जल्दी से निपटाया जा सके एंड फर्दर स्पीडली रिकवरी जो है वो यहां पर हो सके, जिसके तहत जो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स हैं वो यहां पर इंप्लीमेंट किए जा सकेंगे। ओके, तो उन्होंने ये कहा कि ऐसे ट्रिब्यूनल्स होने चाहिए जिनके पास खास पावर होनी चाहिए, जिसके थ्रू जो यहां पर रिकवरी है उसे जल्दी से किया जा सके। ये फर्दर उन्होंने बोला, नरसिम्हम कमेटी ने कहा कि ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स को लागू करना है, इंप्लीमेंट करना है। ओके, नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द डीआरटी एप्लीकेबिलिटी। तो कहां पर डीआरटी की एप्लीकेबिलिटी बनती है? सो कोई भी डेप्ट हो, कोई भी क्लेम हो जहां पर जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, देखिए मैं सैंक्शन अमाउंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आउटस्टैंडिंग अमाउंट की बात कर रहा हूं। सैंक्शन अमाउंट होता है, जैसे मान लीजिए मैंने 20 लाख रुपए सैंक्शन किए, या मान लीजिए 19 लाख का लोन मुझे सैंक्शन किया गया, लेकिन आज की डेट में कितना बैलेंस खड़ा है, दैट इज बेसिकली व्हाट, दैट इज द आउटस्टैंडिंग अमाउंट। तो जहां कहीं भी क्लेम का डेप्ट का अमाउंट जो है वो यहां पर 20 लाख या उससे ज्यादा है, वो सभी केसेस यहां पर डीआरटी में कवर हो सकते हैं, चाहे वो सिक्योर्ड है चाहे वो अनसिक्योर्ड है, वो यहां पर कवर हो सकते हैं डीआरटी के अंडर, डीआरटी के परव्यू में आएंगे अगर अमाउंट जो है वो 20 लाख या उससे ज्यादा है। ओके, तो यहां पर जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो भी बैंकिंग कंपनी यहां पर डीआरटी के केसेस को लगाना चाहती है, डीआरटी में केस लगाना चाहती है, उसे केस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा डीआरटी के पास, उसे केस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा डीआरटी के पास। लेकिन अगर एक बार डीआरटी के पास केस आ गया तो और कोई भी जो कोर्ट है वो उसे यहां पर रिट को नहीं लगा सकती है, एक्सेप्ट द केस ऑफ द रिट ऑफ द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट। तो जो यहां पर हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आता है, सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आता है, उनको छोड़ करके कोई और यहां पर जो कोर्ट है वो यहां पर डीआरटी में गया हुआ जो केस है उसके अगेंस्ट रिट नहीं लगा सकती है। डीआरटी के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो आपको बता देता हूं, डीआरटी के केस में आपके पास जो सबसे यहां पर अहम पर्सन है, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पर्सन है, दैट इज द पीआरओ, पीओ जिसे कहते हैं, पीआरओ कहते हैं, दैट इज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर, दैट इज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर।
सो डीआरटी इज हेडेड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहां पर अपॉइंट किया जाता है, 4 साल के पीरियड के लिए अपॉइंट किया जाता है। एंड फॉर द मैक्सिमम जो एज हो सकती है इनकी, दैट इज 65 ईयर्स। सो फॉर द 4 ईयर्स ऑफ द सर्विसेज और अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स, विच एवर इज अर्लियर। मिनिमम जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो डिस्ट्रिक्ट जज की क्वालिफिकेशन चाहिए। इसके अलावा रजिस्ट्रार होता है, रिकवरी ऑफिसर होते हैं, एंड फर्दर जो यहां पर स्टाफ है वो यहां पर होता है डीआरटी के केस में। लेकिन जो सबसे पहले यहां पर मेन पर्सन है जो यहां पर हेड करते हैं डीआरटी को, दैट इज अ पीआरओ। वो पीआरओ होते हैं। एंड यहां पर रीअपॉइंटमेंट अब हो सकती है, जो पीआरओ हैं, चेयरपर्सन हैं डीआरटी के केस में, इनकी रीअपॉइंटमेंट हो सकती है। तो पीआरओ के केस में, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के केस में, जो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, इनको 4 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है, एंड मैक्सिमम अप टू द एज ऑफ द 65, विच एवर इज अर्लियर। मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट जज की मिनिमम क्वालिफिकेशन है। इसके अलावा जो और यहां पर स्टाफ रहता है, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ रहता है, एंड फर्दर यहां पर रजिस्ट्रार और रहता है, एंड फर्दर रिकवरी ऑफिसर रहता है। जो सबसे पहले एप्लीकेशन फाइल की जाती है वो रजिस्ट्रार के पास फाइल की जाती है। अगर ये एप्लीकेशन एडमिट की जाएगी तभी ये यहां पर एप्लीकेशन को डीआरटी में देखा जाएगा, अदरवाइज एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो पूरा का पूरा प्रोसेस मैं आपको समझा दूंगा, डू नॉट वरी अबाउट इट। अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द डीआरएटी, दैट इज द डेप्थ रिकवरी एपीलेट ट्रिब्यूनल। तो डीआरटी से ऊपर जो एक पोर्टल है, जो ट्रिब्यूनल है, दैट इज अ डीआरएटी। तो डीआरटी के जो हेड होते हैं उनको कहते हैं पीआरओ, यानी कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर। जो डीआरएटी के हेड हैं वो हैं चेयरपर्सन। वो क्या है? चेयरपर्सन है। इनकी अपॉइंटमेंट भी यहां पर 4 साल के लिए होती है, एंड अप टू मैक्सिमम द एज ऑफ द 70 ईयर्स। अप टू मैक्सिमम द एज ऑफ द 70 ईयर्स, 4 साल के लिए इनकी अपॉइंटमेंट होती है। क्वालिफिकेशन की बात करें, सो इन द केस जो इनकी क्वालिफिकेशन हो चाहिए, द पर्सन मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी जज एट हाई कोर्ट। या तो वो पर्सन जो है जिन्हें चेयरपर्सन बनाया जाना है वो या तो हाई कोर्ट में जज हो, या फिर वो एक मेंबर हो इंडियन लीगल सर्विसेज के, एंड वहां पर ग्रेड 1 जो पोस्ट पर वो रहे हो कम से कम 3 साल के लिए, या फिर उन्होंने एज अ पीआरओ ट्रिब्यूनल में 3 साल के लिए ऑफिस को यहां पर होल्ड किया हो। अगर इनमें से कोई भी चीज है तो उसके केस में वो चेयरपर्सन के लिए एलिजिबल है, यानी कि वो चेयरपर्सन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहली चीज थी जहां पर वो क्वालिफाइड जज है हाई कोर्ट के, या फिर वो जो पर्सन है वो इंडियन लीगल सर्विसेज में रहे हैं, एंड फर्दर उनकी पोस्ट है यहां पर ग्रेड 1 सर्विसेज प्रोवाइड की उन्होंने कम से कम 3 साल के लिए, या फिर वो पीआरओ रहे हैं डीआरटी में फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। उसके केस में वो डीआरएटी के लिए एलिजिबल रहेंगे। Now let us have a look at the power of chairperson। तो चेयरपर्सन के केस में क्या पावर रहेंगी? देखिए, जैसे आपका रीजनल ऑफिस होता है ना, उसी तरह से डीआरएटी है, यानी कि मल्टीपल डीआरटी जो हैं वो डीआरएटी के परव्यू में आएंगी। तो उनकी सुपरिंटेंडेंस करना, उनके कंट्रोल करना, वो सबसे पहली चीज हो गया। एंड फर्दर जो यहां पर पीआरओ हैं, जो डिफरेंट डीआरटीज के पीआरओ हैं, उनकी यहां पर कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स को बनाना, अप्रेजल ऑफ वर्क करना, एंड फर्दर चेयरपर्सन हिमसेल्फ ऑन नोटिस ऑफ पार्टीज और अपॉन एप्लीकेशन ऑफ एनी ऑफ द पार्टीज कैन ट्रांसफर द केस फ्रॉम वन ट्रिब्यूनल टू अनदर। तो यहां पर जो चेयरपर्सन है वो अपने ज्यूरिसडिक्शन के एक यहां पर डीआरटी से दूसरे डीआरटी में केस को ट्रांसफर कर सकते हैं, अगर कोई पार्टी उनको यहां पर ऐसी रिक्वेस्ट करती है, या फिर वो खुद से इस चीज को नोटिस करते हैं, तो उसके केस में ऐसा किया जा सकता है। इज दैट क्लियर? So these are the powers of a chairperson. Now let's have a look at the procedure followed by the tribunal. Procedure followed by the tribunal. तो सबसे पहले एक चीज क्या रहती है? एक प्लेंट जमा करवानी रहती है। प्लेंट यानी कि एक तरह की अर्जी जो होती है वो यहां पर जमा करवाई जाएगी। किसके द्वारा? बैंक के द्वारा जमा करवाई जाएगी। सो एन एप्लीकेशन इज मेड टू द ट्रिब्यूनल हैविंग द टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि जिस ज्यूरिसडिक्शन में आप आते हैं, यानी कि डीआरटी का एक यहां पर क्या होएगा? यहां पर डीआरटी का एक ज्यूरिसडिक्शन होएगा, एक टेरिटरी होएगा, जिन केसेस को डीआरटी वो पर्टिकुलरली कवर करेगी। जैसे मान लीजिए डीआरटी 1 कहता हूं, तो डीआरटी 1 मान लीजिए ये एरिया कवर कर रही है। इसी तरह से डीआरटी 2 होगी जो किसी और पर्टिकुलर एरिया को कवर करेगी। लेट अस सपोज कि ये जो एरिया है ये यहां पर डीआरटी 2 के द्वारा कवर किया जा रहा है। तो जहां पर या तो डिफेंडेंट्स रह रहे हैं या फिर जहां से लैंडिंग की गई है, यानी जहां पर कोज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, उन दोनों में से किसी भी जगह को हम यहां पर
पर मांग सकते हैं कि वो पार्ट जो है, जैसे मान लीजिए बैंक ब्रांच जो है जिसके थ्रू लेंडिंग की गई वो यहां पर इस एरिया में एग्जिस्ट करती है, या फिर जो डिफेंडेंट्स हैं वो डीआरटी 2 में है, तो यहां तो डीआरटी 2 में केस लगा जा सकता है, या फिर डीआरटी 1 में केस लगा जा सकता है। यहां पर बैंक जो है जिस जगह पर सिचुएटेड है, जिस जगह पर ब्रांच सिचुएटेड थी जहां से लैंडिंग की गई थी, वो ब्रांच जिस जुरिसडिक्शन में आती है वहां से भी केस लगाया जा सकता है। तो एप्लीकेशन में बी प्रेजेंटेड बाय इन पर्सन, तो यहां पर बैंक या तो इन पर्सन एप्लीकेशन को प्रेजेंट करेगा, या फिर किसी एजेंट के थ्रू, या फिर किसी लीगल प्रैक्टिशनर के थ्रू, या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भी यहां पर रजिस्ट्रार ऑफिस में भेजी जा सकती है, यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ डीआरटी को भेजी जा सकती है। अब ये जो एप्लीकेशन भेजी जाएगी ना, एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में होगी। अब प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट कहने का मतलब है कि एक तो बुक फॉर्म में होगी, इसकी प्रॉपर इंडेक्सिंग होगी, इसमें प्लेंट जो लिखी गई है, जो अर्जी दी गई है वो रहेगी, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो रहेंगे, एंड इसके अलावा अगर कोई एफिडेविट चाहिए तो वो भी रहेंगी। जो लैंग्वेज ऑफ द प्लेंट रहती है वो या तो हिंदी रहेगी या फिर इंग्लिश रहेगी। अगर इसके अलावा और कोई भी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है तो साथ में यहां पर जो नोटरी वेरीफाइड, पब्लिक नोटरी वेरीफाइड जो ट्रांसलेशंस है उनकी कॉपी साथ में अटैच करनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो यहां पर 4 कॉपी जो है, आप इस तरह से समझिएगा कि जब एप्लीकेशन सबमिट की जाती है तो यहां पर एक बुक फॉर्म में ये एप्लीकेशन जो है सबमिट की जाएगी, एंड फर्दर यहां पर 4 कॉपीज आपको भेजनी पड़ेंगी, जिसमें कि इंडेक्सिंग, प्लेन्ड डॉक्यूमेंट्स, सब चीजें इकट्ठी रहेंगी, एंड फर्दर दोज मस्ट बी अटेस्टेड बाय द नोटरी पब्लिक बाय द बैंक ऑफिशियल्स। ठीक है, एंड फर्दर अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ रजिस्ट्रार। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने यहां पर जो एप्लीकेशन थी, वो बैंक ने यहां पर किसको दी, रजिस्ट्रार को यहां पर जमा करवा दी, तो रजिस्ट्रार उसे वापस भी कर सकता है। अगर ऐसा जो रजिस्ट्रार है किसी एप्लीकेशन को खारिज कर देता है, रिजेक्ट कर देते हैं, तो उसके केस में यहां पर आप उसकी अपील कर सकते हैं। अब ये नहीं है कि रजिस्ट्रार ने कैंसिल कर दिया तो खत्म हो गया केस, आप केस नहीं लगा सकते हैं, डेफिनेटली आप अपील कर सकते हैं, आपको अपील करने का मौका मिलता है। एंड अपील जो ऐसी की जा सकती है वो 15 दिन के अंदर अंदर की जा सकती है, एंड ऐसी जो अपील की जाएगी वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर को की जाएगी, एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर का जो डिसीजन होगा वो इस चीज के बारे में फाइनल होगा। यानी कि इट इज ओनली एंड ओनली रिलेटेड टू, अभी के लिए जो हम बात कर रहे हैं, दैट इज ओनली एंड ओनली रिलेटेड टू कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट की जाएगी या फिर एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, सिर्फ इस चीज की बात हो रही है। एंड फर्दर एक बार आपकी एप्लीकेशन जो है वो यहां पर अगर एक्सेप्ट हो गई है तो उसके केस में यहां पर कोई भी और जो बैंक है, जो केस ऑलरेडी आपका चल रहा है, जैसे मान लीजिए आपने पार्टी ए के खिलाफ यहां पर केस चलाया, बैंक XYZ की बात करते हैं, बैंक XYZ है, एंड यहां पर जो डिफेंडेंट्स हैं तो वो हैं पार्टी ABC, 3 पर्सन्स का यहां पर लोन अकाउंट था, मान लीजिए ज्वाइंट अकाउंट था, एंड फर्दर पर्सन G यहां पर गारंटर था। ठीक है, तो इनके ये आपके क्या हो गए, ये आपके डिफेंडेंट्स हो गए जिनके खिलाफ आपने यहां पर केस चलाया है। एंड मान लीजिए बैंक PQR ने भी इनको लेंडिंग की हुई थी, तो PQR भी इन प्रोसीडिंग्स को शामिल कर सकता है। सो इफ द पर्सन हुम अगेंस्ट द डेब्ट हैज बीन फाइल्ड, तो जिसके अगेंस्ट आपने केस को फाइल किया है DRT में, तो और जो बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने यहां पर सेम पर्सन को लेंडिंग दे रखी थी, एंड फर्दर वो भी यहां पर केस को फाइल कर सकते हैं, तो यहां पर वो ज्वाइन कर सकते हैं, तो वो यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। सो बैंक और FI में ज्वाइन द एप्लीकेंट बैंक ड्यूरिंग एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स, यानी कि जब तक DRT में केस चल रहा है, लेकिन जब तक फाइनल जो यहां पर जजमेंट है, फाइनल जो डिसीजन है वो पास नहीं हुआ है, फाइनल ऑर्डर पास नहीं हुआ है, उससे पहले तक कोई भी और बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसने उस पर्सन को लेंडिंग कर रखी थी वो भी यहां पर इस केस को ज्वाइन कर सकते हैं, इनको साथ में प्रोसीड कर सकते हैं। एंड देन इट इज रिलेटेड टू इशू ऑफ अ समन्स, यानी कि एक बार जब आपकी जो फाइल है वो यहां पर एक्सेप्ट हो गई, आपकी जो प्लेंट थी वो यहां पर एक्सेप्ट हो गई है, अब उसके केस में जो है समन निकाले जाएंगे आगे, एंड DRT जो है, एंड DRT जब भी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेगी तो विद इन 30 डेज, तो विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन यहां पर सम्मन निकाल दिए जाएंगे सभी के सभी डिफेंडेंट्स को, एंड फर्दर 30 दिन के अंदर अंदर सम्मन निकाले जाएंगे, एंड इनको आगे 30 दिन का ही टाइम दिया जाएगा कि ये यहां पर इस चीज का कारण बताए कि जो यहां पर अर्जी बैंक ने लगाई है उसे यहां पर क्यों ना माना जाए। यानी कि जो रिलीफ यहां पर प्रे किया गया, रिलीफ प्रे का मतलब है कि यहां पर बैंक ने कोई ना कोई दरखास्त की होगी, कोई ना कोई अर्जी दी होगी कि रिलेटेड की पर्सन ने हमारा लोन लिया था, पैसे वापस नहीं किए हैं, ये कोर्स ऑफ एक्शन थे, लॉ ऑफ लिमिटेशन के हिसाब से लिमिटेशन जो है वो वैलिड है, एंड फर्दर
एंड फर्दर आपसे कहा जाता है कि आप उसकी प्रॉपर्टी को हमारे नाम पर ट्रांसफर कर दीजिए। यानी कि जो भी प्रेयर की गई है यहां पर किसके द्वारा, बैंक्स के द्वारा, वो उन्हें क्यों ना माने ऐसे 30 दिन में रीजन बताना होगा, ऐसा 30 दिन में रीजन बताना होगा। देन इट इज रिलेटेड टू डिस्पोजल पीरियड। तो यहां पर डीआरटी से एक्सपेक्ट किया जाता है कि 2 हेयरिंग्स में यहां पर जो भी यहां पर केस था उसे डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए। मैक्सिमम जो टाइम पीरियड रहता है 180 डेज का रहता है, 6 महीने का रहता है, जो यहां पर दिया जाता है डीआरटी के केसेस में। एंड इसके अलावा जो डीआरटी है वो एक इंटरिम ऑर्डर भी पास कर सकती है। इंटरिम यानी कि अभी मेन प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, अभी उसका फाइनल ऑर्डर नहीं आया है, लेकिन इन बिटवीन भी एक ऑर्डर पास किया जा सकता है यहां पर डीआरटी के द्वारा, ताकि यहां पर जो भी डिफेंडेंट्स हैं वो ऐसा ना हो कि वो अपनी प्रॉपर्टीज को बेच दे, वो अपनी प्रॉपर्टी को बेच दे। तो एक इंटरिम ऑर्डर यहां पर पास किया जा सकता है कि यहां पर डीआरटी की परमिशन के बिना से कोई भी डिफेंडेंट अपनी प्रॉपर्टी को नहीं बेच पाएगा, ट्रांसफर नहीं कर पाएगा उसके रिलेशन में। देन इट इज रिलेटेड टू एप्लीकेशन फॉर द रिकवरी सर्टिफिकेट। देखिए अब उसके बाद मान लीजिए एक फाइनल जजमेंट दे दिया गया, 6 महीने का टाइम पीरियड लग गया, यहां फिर 2 हेयरिंग्स रही, जितना भी टाइम पीरियड रहा उसके बीच में यहां पर मान लीजिए डीआरटी ने अपना प्रॉपर जजमेंट दे दिया। अब डीआरटी ने जजमेंट दे दिया तो उसके बाद यहां पर जो बैंक है वो यहां पर रिकवरी ऑफिसर के पास, देखिए जो डिसीजन दिया जाएगा वो किसके द्वारा दिया जाएगा, पीआरओ यानी कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा दिया जाएगा। एंड फर्दर यहां पर जो रिकवरी ऑफिसर है, यहां पर बैंक रिकवरी ऑफिसर के पास एक बार जजमेंट आ गया, एक बार ऑर्डर आ गया, ऑर्डर आने के बाद यहां पर रिकवरी ऑफिसर के बाद रिकवरी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे। After the decree is passed by the DRT, the bank or financial institution will apply for the issuance of the recovery certificate. Recovery certificate जो है will be filed before the recovery officer of the DRT, जो कि यहां पर necessary steps लेंगे रिकवरी करवाने के लिए। ओके, एंड further procedure followed by the recovery officer। तो क्या प्रोसीजर यहां पर रिकवरी ऑफिसर के द्वारा फॉलो किया जाता है उसको यहां पर देख लेते हैं। फर्दर फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज रिलेटेड टू कि रिकवरी ऑफिसर के पास पावर्स रहती है कि वो यहां पर डिफेंडेंट्स की कोई भी जो प्रॉपर्टी है, चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी है, उसको यहां पर अटैच कर सकते हैं। अटैच करने का मतलब रहता है सर कि आप यहां पर जो प्रॉपर्टी यहां पर मान लीजिए ये डिफेंडेंट्स है ना, पर्सन ए बी सी एंड जी जो है गारंटर है, ये डिफेंडेंट्स हैं। अब यहां पर इनकी कोई भी प्रॉपर्टी थी, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी थी चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी थी, उसको यहां पर रिकवरी के लिए अटैच किया जा सकता है। यानी कि वो अटैच हो गई है बैंक के नाम में, यानी कि बैंक जो है ऐसी प्रॉपर्टी को अब बेच सकता है एंड फर्दर उससे जो रिकवरी होगी वो यहां पर बैंक को दी जाएगी। एंड फर्दर इट इज रिलेटेड टू अरेस्ट ऑफ डिफेंडेंट एंड हिज डिटेंशन इन प्रिजन। अगर रिकवरी ऑफिसर चाहे तो यहां पर वो किसी भी डिफेंडेंट को डिटेन कर सकते हैं, उसको जेल में डाल सकते हैं। एंड फर्दर जो इसके अलावा जो रिकवरी ऑफिसर है वो एक ऑफिशियल रिसीवर को अपॉइंट कर सकते हैं। ऑफिशियल रिसीवर यानी कि जो भी एस्टेट है अब इन डिफेंडेंट्स का जो भी यहां पर प्रॉपर्टी थी, जो भी एसेट्स हैं, उसको मैनेज करने के लिए, चाहे वो मूवेबल है चाहे इमूवेबल है, उनको मैनेज करने के लिए यहां पर ऑफिशियल रिसीवर को अपॉइंट किया जा सकता है। ओके, द रिकवरी ऑफिसर एंजॉयज पावर्स ऑफ अटैचमेंट, सेल, अरेस्ट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर्स। तो ये रिकवरी ऑफिसर्स की पावर रहती है यहां पर कि वो यहां पर किसी भी प्रॉपर्टी को डिफेंडेंट की अटैच कर सकते हैं, उसको बेच सकते हैं, एंड अगर किसी भी डिफेंडेंट ने कोई रूल एंड कायदा तोड़ा है तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है। एंड इसके अलावा वो यहां पर ऑफिशियल रिसीवर को अपॉइंट कर सकते हैं। दैट इज रिलेटेड टू द पावर्स ऑफ द रिकवरी ऑफिसर।